हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। पिछले क्लास में हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखी थी और जाना था कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विस्तार किस प्रकार से अब इंडो पैसिफिक रीजन तक हो गया है और उसका जो है क्या स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए और किस प्रकार से इंडिया जो है उस पर बेस्ड होकर के आगे की अपनी जो रणनीति इंडो पैसिफिक में है दिशा निर्धारित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं लिंक या लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी जिस प्रकार से रिवॉल्व हुई थी, जिस प्रकार से इवॉल्व हुई थी, उसी प्रकार से ये वेस्ट ईस्ट वेस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी भी आई है। तो आइए देखते हैं लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी में हम पहले वेस्ट के रीजन को समझ लेते हैं। जो इंडिया के इमीडिएट वेस्ट में कौन सी कंट्री है? इंडिया के इमीडिएट वेस्ट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज इमीडिएटली वेस्ट इन इंडिया। उसके बाद है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद कौन सी कंट्रीज आती हैं? अफगानिस्तान के बाद आती है ईरान, इराक, ये जो खाड़ी देश इनको बोलते हैं, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी बोलते हैं इनको, ओमान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब अमीरात, कतर, कुवैत। ये आप छोटे छोटे देश जो देख रहे हैं इनके बहुत बड़े बड़े रोल हैं। सऊदी अरबिया, ये सऊदी अरबिया प्लेटू है पूरा। जॉर्डन, जॉर्डन इज द कंट्री जिसका सबसे छोटा समुद्री किनारा है। इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया है इजराइल का। लेबनान, इजिप्ट, ये कुछ देश हैं जो मिडिल ईस्ट में आते हैं। मिडिल ईस्ट इसको अमेरिका के दृष्टिकोण से मिडिल ईस्ट है ये। अमेरिका जो यूएस है वो इसको मिडिल ईस्ट कहता है क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में आता है और इंडिया की तरफ से ये वेस्ट में आता है। अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में आता है। इससे आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि अमेरिका जो है इस दुनिया का दादा है तो उसकी बात को ही पूरी दुनिया मानती है और हम उसको ही बोलते हैं मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। लेकिन ये मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के वेस्ट में आती है और वेस्ट लुक वेस्ट पॉलिसी जो है इन्हीं कंट्रीज से संबंधित भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि ये जो लुक वेस्ट पॉलिसी मोदी सरकार ने लॉन्च किया है ये पहले से नहीं होता आ रहा था, बहुत पहले से होता आ रहा है। कुछ यहाँ पे जो देश हैं जैसे कि बहरीन जैसे देश, 70 के दशक में जो है बहरीन की जो करेंसी होती थी वो होती थी रुपी। तो ये संबंध बहुत पुराने हैं। और इसी तरीके से जो है मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह की जो सरकार इसके पहले थी वो भी काफ़ी एक्टिवली इधर फॉलो करती थी। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं, सॉरी, ये ऑयल रिच कंट्रीज हैं और ऑयल एंड गैस रिच कंट्रीज हैं। और जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहीं से फुलफिल होता है। अराउंड 70% का जो हिस्सा है वो यहीं से पूरा होता है। इसलिए जो है लुक वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं। दूसरी बात, जो ये रसिया के साथ और अदर जो और देश कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर के जो ऑयल डिप्लोमेसी होती है वो पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। तो इस दृष्टिकोण से भी जरूरी है और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि वेस्ट में जो है चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। चाइना अब जो है पहले सिर्फ यहाँ के देशों के साथ जो संबंध स्थापित करता था, मतलब बायलैटरल रिलेशंस बनाता था, लेकिन अब इन देशों के जो आपसी मुद्दे हैं, जो म्यूचुअल इश्यूज हैं, म्यूचुअल इश्यूज, इनमें भी चाइना अब इंटरफेयर कर रहा है वेस्ट की कंट्रीज में। जैसे अमेरिका करता है उसी प्रकार से चाइना भी अब यहाँ पे कर रहा है। तो मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। चाइना यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। जो उसका मैरी सिल्क रूट है, ठीक है, तो मैरी सिल्क रूट है वो यहाँ से गुजरता है रेड सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए यूरोप तक जाएगा
तो इस दृष्टिकोण से भी जो है यहाँ पे चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और यहाँ पे चाइना जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है, दिस इज ऑल्सो ए कंसर्न फॉर इंडिया। तो इसलिए इंडिया को वेस्ट में आना बेहद जरूरी है। और और क्यों है, और जो सबसे अहम बात मैं बताना भूल गया वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, वो कभी भी हमें अपने भूभाग का प्रयोग करते हुए सेंट्रल एशिया में नहीं जाने देगा। तो इंडिया जो है उसको यूज कनेक्टिविटी की वजह से जो है यहाँ से सेंट्रल एशिया, और आगे हम देखेंगे, अभी इन्हीं स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि वेस्ट ईस्ट पॉलिसी है क्या इंडिया की। आफ्टर अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी to promote trade and investment with the Asian neighbors, India has adopted a similar policy towards the West Asia. The Gulf region has become a major economic partner, is a home of over 4 million Indians. ये भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। 4 मिलियन इंडियंस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट गल्फ कंट्रीज में काम करने जाते हैं। 4 मिलियन इंडियंस गए हुए हैं। This has resulted in increased interaction. इसकी वजह से जो भारत के साथ इनका इंटरेक्शन हो काफी तेजी से बढ़ गया। Enhanced trade and economic relation, और इससे ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशन भी काफी इंप्रूव हुआ। एंड लॉन्च ऑफ नेगोशिएशन टुवर्ड्स FTA और फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया किसी भी जो है यूनियन की शुरुआत का पहला चरण है FTA। फ्री ट्रेड एरिया जो है विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज का निगोशिएशन यहीं से शुरू हुआ। यहीं से बात शुरू हुई कि हम जो एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बना लेते हैं गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ। और क्यों? क्योंकि जो है भारत का इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ा। ये है हमारी जो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स हैं GCC, उसके कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात्स एंड ओमान। ये GCC के गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के मेंबर हैं। और इंडिया चाहता है कि इनके साथ जो है एक फ्री ट्रेड डेवलप किया जाए, ट्रेड एसोसिएशन डेवलप किया जाए। तो ये काफी अच्छा मतलब महत्वाकांक्षी सोच है भारत की, और ये इम्पोर्टेंस भी रखती है। इस एरिया के साथ व्यापार करने से जो है भारत और दोनों पक्षों के बीच में और ज्यादा विश्वास बहाली होगी, और ज्यादा जो है कोऑपरेशन को बल मिलेगा। जियोग्राफिकली द गल्फ इज इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, विस्तारित पड़ोसी, एंड द ओनली लिंक विद द नो लेस वाइटल सेंट्रल एशिया। ये देखिए जो हम बात कर रहे थे, विद पाकिस्तान denying दिस कंट्री ट्रांजिशन राइट्स एंड अफगानिस्तान हैविंग sunk in chaos। ये काफी अच्छा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड नेबरहुड का मतलब है कि हमारा जो पड़ोस है उसके भी पड़ोस में और भी ज्यादा बड़ा पड़ोस हम मानते हैं कि हमारा पड़ोस। इसमें जो है मैरीटाइम जो है पड़ोसी हमारे आ जाते हैं, इंडोनेशिया तक चला जाता है। इंडोनेशिया तो ऑब्वियसली है ही है हमारा मैरीटाइम पड़ोसी। यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज जो भी हैं, ठीक है, वो यहाँ हमारा जो पड़ोसी है वो है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दिस कंट्रीज आर आवर पड़ोसी। और ये विस्तारित हमारा पड़ोस है। विस्तारित पड़ोस ईरान और वहां तक जाता है, गल्फ कंट्रीज तक जाता है। तो ये एक तरीके से जियोग्राफिकली हमारे जो है एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं। और ये सेंट्रल एशिया जो कंट्री है, सेंट्रल एशिया के जो 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज कौन कौन सी है सेंट्रल एशिया से? कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है,
किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, इनके साथ इंडिया के लिंक के लिए एक एकमात्र जो है सबसे अच्छा रीजन है वही वेस्टर्न या गल्फ कंट्रीज। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए इंडिया का एकमात्र रीजन, विद पाकिस्तान डिनाइंग इट्स कंट्री ट्रांजिशन राइट्स। अपने अपने क्षेत्र का उपयोग करने से पाकिस्तान का मना करने पर, और दूसरा अफगानिस्तान जो है अभी भी बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और हमेशा जो है अराजकता जैसा माहौल बना ही रहता है। तो ऐसे माहौल में वहाँ से इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया के लिए रूट पकड़ना जो है सुरक्षित नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये गल्फ वाला रीजन ज़्यादा सुरक्षित है। जैसा कि आगे हम देखेंगे कि ईरान में इंडिया चाबहार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पोर्ट पे, और किस प्रकार से वो इम्पोर्टेंस रखता है। हिस्टोरिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द सबकॉन्टिनेंट एंड द गल्फ गोज बैक टू एंशिएंट डेज। भारतीय उपमहाद्वीप और गल्फ के बीच में जो संबंध है वो सदियों पुराने हैं। ब्रिटेन कंट्रोल्ड द गल्फ लिटोरल tightly because its overwhelming strategic importance for the defense of India। इंडिया के डिफेंस के लिए जो है गल्फ पे उसने कंट्रोल रखना, मतलब बहुत टाइटली उस पर कंट्रोल रखा। द बिगेस्ट ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द क्राउन, मतलब ये सबसे चमकीला जो है वो था एक तरीके से रत्न जो ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट था। द रीजन हैज मोर टू इट देन जस्ट बीइंग सेंटर ऑफ इजराइल अरब कॉन्फ्रेंटेशन। मतलब इजराइल अरब कॉन्फ्रेंटेशन होने के अलावा भी जो है ये काफी महत्व रखता था। अब ये गल्फ जो रीजन है, जो वेस्ट वाले रीजन है, उससे ब्रिटेन को क्या खतरा था, क्यों वो अपने मतलब समझता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा है? बिकॉज ऑफ द जारिस्ट रसिया, जो जारिस्ट रसिया है उसके जो साम्राज्य का जो विस्तार कर रहे थे, इसी की वजह से वो सेंट्रल एशिया को भी इस तरीके से मानता था, क्योंकि जो रसिया थी वो सेंट्रल एशिया में तो आ चुके थे, सेंट्रल एशिया पर उसने कब्जा कर लिया था। तो इसलिए जो है अब जो है अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के बीच में जो है एक बफर स्टेट के रूप में बचा था। इसीलिए ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान पे कब्जा करे, और इसलिए अफगान वार्स लड़े गए थे ब्रिटेन के द्वारा, जो इसके लिए बहुत ही घातक साबित हुए ब्रिटेन के लिए, नॉट फॉर अफगानिस्तान। तो ये इसलिए जो रसिया के जो जारिस्ट रसिया का जो साम्राज्यवादी विस्तार था उसकी वजह से ब्रिटेन डरता था कि वहां पे जो है कंट्रोल होना जरूरी है हमारा। The geographical extent of what was West Asia has greatly expanded since the collapse of USSR and is now called the Greater Middle East। अब ग्रेटर मिडिल ईस्ट कहा जाता है क्योंकि वो जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। अगर जो यूएसएसआर के पहले भाग थे, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो 5 कंट्रीज आज़ाद हुई थी उनको मिला करके ग्रेटर मिडिल ईस्ट कहा गया। दिस रीजन शेयर्स ए लॉन्ग हिस्टोरिकल एसोसिएशन विद इंडिया। और जो ये रीजन था भारत के साथ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो कुषाण थे वो भी सेंट्रल एशिया से ही आए हुए थे। प्राचीन काल में जो भारत में कुषाणों का शासन, शक, पहलव और यमन, ये सब का भारत में शासन था। और जो भी भारत में जो भी आए वो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही आए थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो वो क्या बोलते हैं, जो वहां पे पास थे, खैबर पास। तो ये जो भी इंडिया पे थ्रेट, जो भी खतरा आया वो इधर से आया, और वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया से आए तो इंडिया के साथ बहुत ही मतलब जो एक हेलोनिस्टिक कल्चर डेवलप हुआ था, और जो एक तरीके से सेंट्रल एशिया का अभी भी आप गंधार कला और ये सब देखते होंगे, तो वहाँ के लैंग्वेज में भी आपको
इंडिया के लैंग्वेज के ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई दे देंगे, आपको समझ में आ जाएंगे सीधे सीधे। तो जो है ये एक तरीके से हिस्टोरिकली इंडिया का काफी बॉन्डिंग अच्छी थी इनके साथ, मिडिल ईस्ट के साथ। इट इज सोर्स ऑफ इंडियाज एवर एक्सपेंडिंग नीड ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने शुरू में बात किया था कि इंडिया की एनर्जी की जो नीड है उसके लिए वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। इट इज ऑल्सो ए ह्यूज मार्केट फॉर इंडिया, इंडियन गुड्स सर्विसेज एंड स्किल। ये इंडियन गुड्स और सर्विसेज और स्किल्स के लिए जो है एक बड़े बाजार का के रूप में साबित हो सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पहलू है। एडवांटेज ऑफ द लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी का एडवांटेज क्या होगा? पहली बार लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत हमने पाकिस्तान के सिग्निफिकेंस को समझा, इम्पोर्टेंस को समझा। हमको लगा कि पाकिस्तान जो है एक बाधा के मतलब बाधा होने के अलावा पाकिस्तान एक लिंक भी बन सकता है। हमको लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू किया, जब हमने सोचना शुरू किया तो हमको समझ में आया कि वो एक लिंक भी बन सकता है बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द एनर्जी रिच रीजन। तो पाकिस्तान लिंक तो है, ये बन ही सकता है, लेकिन वो अपनी जमीन का उपयोग करने दे तब तो। पाकिस्तान could also act as transit route for the movement of people's goods, energy between India and the West Asia. Obviously, लोगों का, वस्तुओं का और ऊर्जा का जो है प्रसार हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे इंडिया की कनेक्टिविटी वाला इशू है वो यहाँ पे कैसे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई देता है हमको। तो एक तो ये हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी है, ठीक है। आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रांड ट्रंक रोड है। ग्रांड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी की तरह बनाया गया था वो है। और ये सोचिए आप कि ये यहाँ उस टाइम पे मिडल एज में काबुल तक जाता था। तो ये एक हिस्टोरिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी इंडिया की वेस्ट के साथ। वेस्ट के साथ तो मुगल काल में भी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी काफ़ी एक्सपेंशन वेस्ट तक हुआ था, अफगानिस्तान तक। यहाँ अरमाइक लिपि प्राप्त होती है अशोक की अफगानिस्तान में। तो ये संपर्क बहुत पुराना है। और ये ग्रांड ट्रंक रोड है। और जो ये रेड कलर का आप देख रहे हो वो जो है चाइना के सिंजियांग प्रोविंस से और अरब सागर तक, ग्वादर पोर्ट तक जाता है। जो ये है पाकिस्तान चाइना का कॉरिडोर। और जो ये आप सी रूट देख रहे हो ये इंडिया के सी रूट्स हैं। कहाँ जाते हैं ये? चाबहार पोर्ट पर, जिस पोर्ट को इंडिया बना रहा है ईरान में। स्टैटिस्टिकली ये इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक जाता है जरान तक, जो अफगानिस्तान का और बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। यहाँ से ये डेलाराम रोड बना रहा है इंडिया, जो उसको अफगानिस्तान में अंदर तक लेके जाएगा। हम पाकिस्तान के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हम ईरान में चाबहार पोर्ट पे जाएंगे सी रूट से, और यहाँ से जो है अफगानिस्तान में जाएंगे, और फिर यहीं से हम जो है सेंट्रल एशिया जाएंगे। दिस इज द कनेक्टिविटी। ये हमारी कनेक्टिविटी का मुद्दा है। सेंट्रल यहाँ से हम ईरान से हम यूरोप भी जा सकते हैं। ये कैस्पियन सागर से पहले होते हुए फिर हम यूरोप में भी जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए आप सोच सकते हो ये रीजन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो कनेक्टिविटी के जो हर्डल्स हैं उनको दूर करने के लिए ये रीजन भारत की विदेश नीति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कनेक्टिविटी के दृष्टि से। अगर इंडिया का ये डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है, जो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है पीओके, सोचिए अगर इस पे इंडिया का कंट्रोल होता, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया जाना कितना, मतलब कुछ होता ही नहीं। सेंट्रल एशिया जाना, अफगानिस्तान में जाना कुछ होता ही नहीं। ये कितना स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस, कितना जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंस रखता है ये। सेंट्रल एशिया में इंडिया बिना किसी इतना मेहनत मशक्कत के किए हुए पहुंच सकता था। इंडिया को कोशिश करनी चाहिए ये पीओके को अपने फिर वापस लेने का।
इससे जो है काफ़ी सहूलियत हो जाएगी सेंट्रल एशिया में। केवल 16 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से सेंट्रल एशिया। तो ये एक जो है हमने देखा कनेक्टिविटी का इशू। ये देखिए आप अफगानिस्तान जो में इंडिया का जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से, अफगानिस्तान अभी भी मतलब अनस्टेबल है, लेकिन इंडिया ने यहाँ पे टोटल जो है $844 मिलियन का एड दिया हुआ है। और ये देखो आप यहाँ पे ये जो रोड बन रहा है डेलाराम रोड, ठीक है, और सलमा हाइडल पावर प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है यहाँ पे, जिसका कॉस्ट इतना है। एंड 220 के बी ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पूल पूल कुमारी, आई एम नॉट एबल टू इसका प्रोनाउंसिएशन करने में एबल नहीं हूँ, लेकिन आप जो है समझना, पूल ए खुमरी टू काबुल, 220, 110 एंड 20 के बी सब स्टेशन है काबुल। तो ये एक पावर यहाँ पे जो है इंडिया पावर स्टेशन भी बना रहा है। न्यू पार्लियामेंट भी डेवलप कर रहा है इंडिया, डेलाराम और टू जारांज रोड बना रहा है। जारांज दो वही ईरान में है। तो इंडिया इतने सारे यहाँ पे, और दूसरी यहाँ की नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग भी दे रहा है इंडिया। तो अफगानिस्तान पे इंडिया अपना जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा है, ताकि जो है यहाँ पे पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके और इस पे अपना होल्ड बनाए रखा जा सके। और इससे जो है वेस्ट एशिया के लिए जो है अफगानिस्तान एक बहुत ही वाइटल प्लेस है इंडिया के लिए। यहाँ से इंडिया वेस्ट एशिया में अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अभी और कुछ एडवांटेज हम देखते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान हैज़ बिगन टू मूव द सेल्फ perception of its location of geopolitics to geoeconomics। पाकिस्तान ने अब मतलब अपना जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ अपनी सोच को मोड़ा है, क्योंकि ये अभी भी मतलब एड पे ही जिंदा रहने वाला कंट्री है। सॉरी, एड गलत रख दिया, एड पे ही जिंदा रहने वाला कंट्री है। एड इसको मिलता है यूएस से, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से। चाइना का तो एकदम ये दाया हाथ है। तो ये अपनी इकोनॉमी जियो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसके साथ समझने की कोशिश कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली, पाकिस्तान लुक ईस्ट पॉलिसी हैड डेवलप्ड considerably as evident from the admission into the security arm of ASEAN. For ASEAN, the policy developed considerably as evident from its admission into the security arm of Afghanistan। जो पाकिस्तान के लुक ईस्ट पॉलिसी डेवलप हुई है, ठीक है, वो ये बात को मानता है कि जो हमारा आसियान है वो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान आसियान के साथ संबंध बनाने का मतलब है कि वो भी चाहता है कि अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करे, चाइना के साथ मतलब संतुलन बनाने की कोशिश। इंडिया विल गेन ओवरलैंड एक्सेस टू ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। करंटली इंडिया हैज टू circumnavigate पाकिस्तान एंड गेट एक्सेस टू अफगानिस्तान थ्रू ईरान। मतलब ये पाकिस्तान की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर वेस्ट जो हमारी वेस्ट पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इसके आंसर इस आधार पर लिख सकते हैं। द एसेंस ऑफ दिस पॉलिसी वाज दैट एंड इंडिया पाकिस्तान reconciliation would be meaningful because it would increase the potential for regional economic integration in the subcontinent and also trans-regional cooperation between the countries in Central Asia, South Asia and Gulf। ये पॉलिसी जो थी वे लुक वेस्ट की पॉलिसी पाकिस्तान के मतलब इसी रिकॉन्सिलिएशन को ध्यान में रख करके ही ले आई गई थी, ताकि जो है सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और गल्फ कंट्रीज के साथ संबंधों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कनेक्टिविटी पैदा किया जाए। रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू इज वाइटल फॉर अनलेसिंग द जियो इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रीजन। कश्मीर के इशू को
इसके इसके लिए तो सबसे पहले कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करके जो है इस रीजन के जो जियो इकोनॉमिक्स पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। पाकिस्तान जो सार्क में इंडिया को डिस्टर्ब करता रहता है कश्मीर इशू को लेकर के, और जो यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य रुके हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइपलाइंस ओवरलैंड फ्रॉम ईरान टू सेंट्रल एशिया टू इंडिया, ये भी जो है प्रोजेक्ट अटका हुआ है। पाकिस्तान कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान कैसे होगा? कश्मीर की समस्या का समाधान के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल, जो कि दोनों देशों के राजनेता नहीं दिखा रहे। पॉलिटिकल विल, कश्मीर का उपयोग जो है, एक जो कश्मीर का उपयोग दोनों तरफ के देश जो है नेशनलिज्म को प्रोवोक करने के लिए करते हैं, और जो है उसका फायदा पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज not a strong will to resolve the issue of Kashmir. The building of pipeline across Pakistan territory would also make it easy to construct highways linking India with Afghanistan and Iran. तो पाइपलाइन जो पाकिस्तान की टेरिटरी से होते हुए बनेगी, उससे जो है हाईवेज भी बन सकते हैं जो इंडिया एंड अफगानिस्तान और ईरान को जो है जोड़ सकते हैं। India could offer to negotiate trade and transit treaty involving all the four nations. जो इंडिया जो है उन सभी कंट्रीज के साथ जो है एक समझौता कर सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है इस संदर्भ में। इंडिया could also suggest cooperation with Pakistan in encouraging free trade between South Asia and Gulf Cooperation Council. Any permanent resolution of the Kashmir issue would inevitably involve creative politics cooperation across the divided state. It would also necessitate the complete normalization of Indo-Pak. जो वेस्ट पॉलिसी है उसमें यहाँ पे बात की जा रही है पाकिस्तान से संबंधों को किस प्रकार से जो है बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फ्री ट्रेड को बढ़ावा देकर के साउथ एशिया में एंड गल्फ कोऑपरेशन के साथ इंडिया अगर फ्री ट्रेड को मतलब एडॉप्ट करता है, बढ़ाता है, तो एनी परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू वुड इनएविटेबल इन्वॉल्व क्रिएटिव पॉलिटिक्स कोऑपरेशन। मतलब कश्मीरी इशू का कोई भी समाधान जो निकलेगा, तो वास्तव में ये चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन यहीं पे वहाँ पे यही चीज़ें आ जाती हैं कि जो पॉलिटिकल विल है हमारे दोनों देशों के लोगों की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो मतलब कहीं से भी मायने नहीं रखती हैं, मतलब कहीं से भी तैयार नहीं है इसको। आई डोंट थिंक ये तैयार है, क्योंकि जब भी कोई इंसिडेंट होता है, और ये जो थर्ड पार्टी है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के, सॉरी, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन से आते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो वो है टेररिस्ट। जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी, जैसे लश्कर ए तैयबा संगठन हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, ये जो आतंकवादी संगठन है वो कभी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच में पीसफुल माहौल बन पाए, क्योंकि टेररिज्म इज ए बिजनेस। वो बिजनेस है और सबसे लोवेस्ट कॉस्ट पे लोवेस्ट कॉस्ट हाईएस्ट बेनिफिट। कैसे है ही, कितने टेररिस्ट को आप रोज पकड़ के मार देते हो। बहुत सारे जो अब ऊपर जो बड़े टेररिस्ट हैं उनको पकड़े, उनका बिजनेस चल रहा है, दिस इज अ बिजनेस। कई सारे टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, और
फ्रंट लाइन कंपनीज हैं इनकी, कई सारी फ्रंट लाइन कंपनीज हैं जो है क्या करती हैं, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये टेररिज्म एक धंधा है और इस धंधे में जो है दोनों देशों में शांति स्थापना के जो प्रयास हैं वो निर्भुल साबित होंगे। जब तक दोनों देश इस बात पर दृढ़ नहीं होंगे कि क्या किया जाए, टेररिज्म को बिल्कुल ही खत्म किया जाए और ईमानदारी से खत्म किया जाए, ऐसे ढुलमुल रवैये के साथ नहीं। क्योंकि जो लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा को अमेरिका ने बनाया था, लश्कर तैयबा को अमेरिका ने बनाया था, उसामा को अमेरिका ने बनाया था। कब बनाया था? कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर के दौरान इनको खड़ा किया गया था नॉन स्टेट टेररिस्ट को। किससे लड़ने के लिए? यूएसएसआर के। जो अफगानिस्तान में जो चीज़ें चल रही थी, जो 1970s और 80s में परिस्थितियां थी, उसमें यूएसएसआर को सेंट्रल एशिया से हटाने के लिए और अफगानिस्तान में उसके प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने खड़ा किया था। तो दिस वाज द थिंग्स। इनको दबाना पड़ेगा क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। पाकिस्तान को भी इसमें बहुत ही ऑनेस्टली प्रयास करना होगा, तभी जो है उसको काउंटर किया जा सकता है। प्रोजेक्ट्स लाइक इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, नेचुरल गैस pipelines and transnational highways roads will realize the new strategic concepts of Pakistan as India's gateway to West India. India in turn will Pakistan's gateway to East. अब यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। तो पाकिस्तान की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है और इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी और पाकिस्तान की लुक ईस्ट पॉलिसी, दोनों में जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर ट्रांसमिशन मार अलाउ कर दे अपने कंट्रीज, तो इंडिया भी तो अलाउ कर सकता है लुक ईस्ट के लिए, उसके लिए दोनों एक दूसरे के लिए गेटवे बन सकते हैं। और इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, नेचुरल गैस पाइपलाइन एंड ट्रांसनेशनल हाईवेज रोड्स एंड विल रियलाइज द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ द कंसेप्शन। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान को भी देख लिया, वेस्ट की जो कंट्रीज को भी देख लिया, इनके साथ हम सेपरेट जो रिलेशंस हैं उनको भी पढ़ेंगे। जो भी वेस्टर्न, जो इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी में आने वाले कंट्रीज हैं उनको हम देखेंगे, उनके साथ जो है अलग अलग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जो भी चल रहे हैं उनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके सबके साथ हम संबंधों को ब्रॉडली देखने वाले हैं इस पूरे क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ओशन का जो के बारे में हम पढ़ेंगे, जो इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, और इंडियन आउटरीच इन द इंडियन नेशंस, करंट के जो सिनेरियो हैं इसके पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। तो आने वाली क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और
इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि इनसे उनको भी हेल्प हो। इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।